हेलो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में आपने देखा कि भारत के दो राज्यों में महाराष्ट्र में और झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और उनके नतीजे भी आ चुके हैं, उनके परिणाम भी आ चुके हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर जो महायुति गठबंधन है, जिसमें मुख्य पार्टी बीजेपी है, तो उसको वहाँ पर प्रचंड जीत हासिल हुई। और जो वहाँ पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन है, जिसमें मुख्य पार्टी कांग्रेस है, तो वो लोग काफ़ी पीछे रह गए। अगर झारखंड की बात करें तो वहाँ पर जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें मुख्य पार्टी कांग्रेस है, तो उनको जीत हासिल हुई। और जो एनडीए है, जिसमें मुख्य पार्टी बीजेपी है, तो वो मेजॉरिटी मार्क तक नहीं पहुँच पाए। अब अगर सीट की बात करें तो झारखंड के अंदर जो टोटल विधानसभा सीट हैं, जो टोटल असेंबली सीट्स हैं, वो 81 हैं। तो वहाँ पर किसी पार्टी को या किसी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 41 सीट की ज़रूरत है। आपको पता होगा कि कहीं पर सरकार बनाने के लिए आधे से अधिक सीट की ज़रूरत पड़ती है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे जो टोटल असेंबली सीट्स हैं, तो वो 288 हैं। 288 विधानसभा सीट वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे किसी गठबंधन को या किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 145 सीट की ज़रूरत है, अर्थात 145 सीट की। तो अगर देखें तो इन कंपैरिजन टू झारखंड, जो ये महाराष्ट्र है, वो काफ़ी बड़ा स्टेट है। तो आज हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर जो महायुति गठबंधन को इतनी प्रचंड जीत हासिल हुई, तो आखिर उसके पीछे क्या मुख्य वजह रही, क्या मुख्य फैक्टर रहे, क्या मुख्य रीजन रहे। अब आप कहोगे कि हम ये पॉलिटिकल वीडियो क्यों बना रहे हैं, राजनीति पे क्यों बात कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आपको एक बात ये ज़रूर याद रखनी चाहिए कि भले ही आप राजनीति में एक्टिवली पार्ट मत लो, लेकिन आपको राजनीति के विषय में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि किसी प्रदेश की, किसी देश की जो दिशा और दशा तय करने का काम मुख्य रूप से करती है, तो वो उस प्रदेश की और उस देश की राजनीति ही करती है। और एक दूसरी बात ये भी सत्य है कि जैसे जैसे आपका लेवल, आपका स्टैंडर्ड बढ़ता है, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, तो आप चाहो ना चाहो, आपका जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में होने लगता है। पॉलिटिकल लोगों से आपका मिलना जुलना फिर होने लगता है। और एक जागरूक व्यक्ति से इस बात की उम्मीद भी की जाती है कि उसको ये पता होना चाहिए कि किसी प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है, किसी देश की राजनीति में क्या चल रहा है। तभी तो व्यक्ति वहाँ पे अपनी बात को रख सकता है। अगर उसको पता ही नहीं होगा कि कहाँ क्या चल रहा है, तो फिर आदमी क्या बात रख सकता है। तो आप चाहे एक्टिवली पार्ट लो कि नहीं लो, लेकिन आपको राजनीति के विषय में जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में कि वहाँ पे इतनी प्रचंड जीत जो है महायुति को क्यों मिली। तो इसको लेकर के हम 5 फैक्टर यहाँ पे बताएंगे, 5 रीजन यहाँ पे जानेंगे जो सबसे मुख्य हैं। तो पहला रीजन तो हम ये लेंगे कि अभी हाल ही में जो वहाँ पे सरकार चल रही थी, तो इसने एक जो योजना लेकर के आई, लाडली बहन योजना, जिसके तहत जो कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं हैं, यानी जो वीकर इकोनॉमिक सेक्शन से आती हैं, तो उनको जो है 1500 रुपये महीना उनको मिल रहे थे। तो इस योजना का जो फ़र्क है वो आम जनता पे बहुत ज़्यादा पड़ा। जिन महिलाओं को 1500 रुपये मिल रहे थे इस योजना के तहत, तो उन्होंने बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा लिया। आपको पता होगा कि 2019 में जो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुए थे, तो जितनी वोटिंग परसेंटेज उस समय हुई थी, तो इस बार उससे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज वहाँ पे हुई। हालांकि जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है, तो उसने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि ये सरकार महिलाओं को 1500 रुपये महीना दे रही है, हम महिलाओं को 3000 रुपये महीना देंगे। लेकिन होता क्या है कि एक तो कोई वादा कर रहा है, एक आपको इन हैंड वो मिल रहा है, तो आदमी उस पर ज़्यादा भरोसा करता है जो उसको इन हैंड मिलता है।
क्योंकि जो वादा है तो उसका पता नहीं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, बट वॉट एवर यू आर गेटिंग इन योर हैंड, तो आप उस पर ज़्यादा भरोसा करोगे। तो इसलिए इस योजना का जो प्रभाव था वो बिल्कुल धरातल तक पहुंचा, नीचे तक पहुंचा, और जो इससे लाभान्वित महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर जो है मतदान में हिस्सा लिया, और उन्होंने जो है वोटिंग भी महायुति गठबंधन के लिए ही की। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा जो महायुति गठबंधन के पक्ष में गया और उसको प्रचंड जीत मिली। अब अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, तो उनको पार्टी ने वहाँ पे स्टार प्रचारक के रूप में वहाँ पे उतारा था। तो योगी आदित्यनाथ ने जितनी भी वहाँ पे पब्लिक मीटिंग्स की, जितनी भी रैलियाँ की, उन्होंने सब में एक नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, और उन्होंने विद प्रूफ भी वो बातें बताई। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई समाज बटा है तो उस पर अत्याचार हुए हैं, उसको जान और माल का नुकसान हुआ है। तो ये बात कहीं ना कहीं लोगों के मन में घर कर गई कि भारत के इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री, और वो भी योगी, अगर किसी बात को कह रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ सत्यता होगी। जब उन्होंने इतिहास के बारे में लोगों को बताया कि आप इतिहास पढ़ के देखो, इतिहास को समझो कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वाकई ऐसा हुआ है। तो फिर लोगों को कहीं ना कहीं वो चीज़ उनके दिल तक उनको टच कर गई, और उसका प्रभाव जो है चुनाव में देखने को मिला। कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि जो वोटों का पोलराइजेशन है वो हुआ, और इसका बहुत बड़ा फायदा महायुति गठबंधन को हुआ। एक और नारा था, अगर अब हम तीसरे फैक्टर की अब बात करें, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जितनी भी वहाँ पे रैलियाँ की, तो अपनी सभी रैलियों में उन्होंने भी एक नारा दिया। उन्होंने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं। भाई एक रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, संगठित रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सिंपली अगर हम समझें तो एक स्टिक को तोड़ना बहुत आसान है, बट इट इज़ टू टफ टू ब्रेक द बंडल ऑफ द स्टिक्स। भाई एक लकड़ी को, एक स्टिक को आप आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन अगर उन्हीं लकड़ियों का एक बंडल बना दिया जाए, उनको संगठित कर दिया जाए, उनको यूनाइटेड कर दिया जाए, तो फिर उसको तोड़ना मुश्किल है। तो ये जो मोदी जी का कहना था कि अगर एक हैं तो सेफ हैं, क्योंकि जब जब कोई समाज बंटता है तब उसका जो है नुकसान होता है। तो ये बात भी लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की। लोगों को लगा कि हाँ, वास्तव में ऐसा होता है, क्योंकि ये केवल हवाबाजी नहीं है बल्कि ये प्रैक्टिकल की हुई बातें हैं। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है चुनाव में पड़ा, और महायुति गठबंधन को वहाँ पे जो है प्रचंड जीत मिली। अब अगर चौथे फैक्टर की बात करें तो कुछ मुस्लिम धर्म गुरु हैं जिन्होंने ओपनली इस बात का प्रचार किया कि मुसलमानों को जो है उस पार्टी को और उस गठबंधन को वोट करना चाहिए जो बीजेपी को हराए, जो हिंदू मानसिकता रखने वाली पार्टीज़ को हराए। तो इसके उलट जो हिंदू धर्मगुरु हैं उन्होंने भी जो है ओपनली ये प्रचार किया कि भाई हिंदू भाइयों को जो है उन पार्टीज़ को और उस गठबंधन को वोट करना चाहिए जो सनातन प्रवृत्ति का हो, जिसकी विचारधारा हिंदूवादी हो, ये सब करके। तो इससे भी वोटों का पोलराइजेशन हुआ और महायुति गठबंधन को उसका बेनिफिट हुआ। अगर हम पांचवें फैक्टर की बात करें तो वो फैक्टर ये रहा कि जो आरएसएस है, जो पैतृक संगठन माना जाता है बीजेपी का, तो उसकी जो शुरुआत हुई थी 1925 में, तो वो महाराष्ट्र के अंदर नागपुर से ही हुई थी। और इस बार जो है उसके 99 वर्ष पूर्ण हुए हैं, अगली बार जो है 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो आरएसएस के सामने ये चैलेंज भी था कि भाई कुछ भी करके इस बार जो है महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी या फिर बीजेपी जिस गठबंधन में है उस गठबंधन की सरकार वहाँ पे होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के अंदर आरएसएस के लोगों ने बहुत एक्टिवली पार्ट नहीं लिया था, तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा, बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा, और जो उनका 400 पार का नारा था वो बहुत पीछे छूट गया।
तो इस बार बीजेपी ने भी उस चीज़ को समझा, उन्होंने देखा कि हमने कहाँ आरएसएस वालों की उपेक्षा की है और वो सब किया है, तो उन्होंने अपनी गलती को सुधारने की कोशिश की। तो आरएसएस वाले लोग वहाँ पे जुड़े, दो चीज़ें वहाँ पे रहीं। एक तो उनके सामने चुनौती थी कि 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है महायुति की सरकार हो, और दूसरा ये था कि बीजेपी के लोगों ने जो है थोड़ा सा उनको जो उन्होंने पहले गलती की थी बीजेपी वालों ने उसको सुधारा, और उन लोगों को पहले से ज़्यादा वैल्यू दिया, उनको एंटरटेन किया, उनसे कांटेक्ट किया, जो कम्युनिकेशन गैप था उसको दूर किया। तो उन लोगों के अंदर ऊर्जा भर गई और वो भी जो है मतलब एक्टिवली वहाँ पे पार्ट लिया। और जो आरएसएस वाले हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जनसभाएं उस तरह से नहीं करते हैं, बल्कि धरातल पे काम करते हैं, व्यक्तिगत रूप से जाकर के लोगों को मिलते हैं और उनको जो भी उनको बात कहनी होती है वो फेस टू फेस पर्सनली जाके लोगों को कहते हैं। तो उसका कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रभाव होता है। तो जहाँ पर उनको लग रहा था कि यहाँ पे लोग वोट डालने के लिए कम निकलते हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर वो लोगों को जाके मिले, उनको जो है कन्विंस किया कि भाई आपको वोट क्यों डालना चाहिए और किसको डालना चाहिए, कौन सी पार्टी को डालना चाहिए, कौन से गठबंधन को डालना चाहिए, और उस गठबंधन को भी डालना चाहिए तो क्यों डालना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है आरएसएस के लोगों ने आम जनता में जाके उनको समझाई। वोटिंग के दिन भी अगर कोई पोलिंग बूथ तक जाने में असमर्थ था तो जिस भी तरह से उसकी हेल्प करके वो उसको वहाँ ले जा सकते थे, वहाँ पे उसको ले गए, उसको घर तक छोड़ा। अब आप समझ सकते हो कि यार ऐसे टाइम पे अगर कोई किसी की हेल्प करके उसको वहाँ ले जा रहा है तो ऑटोमेटिकली बिना कुछ कहे उसका ब्रेन वॉश हो जाता है। तो इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं जो है टोटल वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है और महायुति का जो अपना वोट था वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा। तो ये 5 ऐसे मुख्य फैक्टर रहे जिसकी वजह से महायुति गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़े प्रचंड जीत के साथ सामने आया है। और कुछ एग्जिट पोल बोल रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार बनेगी, कुछ एग्जिट पोल ये भी बोल रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर जो है एमबीए की अर्थात महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। तो एग्जिट पोल का तो आप जानते ही हो कि कई बार सही भी निकल जाता है, कई बार गलत भी निकल जाता है, लेकिन अब तो बिल्कुल परिणाम सामने है कि महायुति गठबंधन की सरकार वहाँ पे प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, भाई अभी एकनाथ शिंदे थे और उससे पहले देवेंद्र फडणवीस हुआ करते थे, बीच में हालांकि उद्धव जी आ गए थे। तो अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही कोई होगा या मुख्यमंत्री गठबंधन में से किसी दूसरी पार्टी का होगा, ये आने वाले समय में डिसाइड हो जाएगा। तो भाई महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार बनी है तो बहुत बहुत बधाई उसको। झारखंड के अंदर जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, तो बनी है, आई मीन टू से कि बन जाएगी। तो वहाँ पे तो संभावना है पूरी के जो हेमंत सोरेन है जिनकी जेएमएम पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो वो सबसे ज़्यादा सीट वहाँ पे उस गठबंधन के बीच में लेकर के आए हैं, तो वही मुख्यमंत्री वो रहने वाले हैं, फिलहाल भी वही हैं। तो दोनों राज्यों में जिस गठबंधन को जीत मिली उसको बहुत बहुत बधाई। और आगे उम्मीद करेंगे कि महाराष्ट्र के अंदर भी और झारखंड के अंदर भी जो भी मुख्यमंत्री बने, जिस भी गठबंधन की सरकार वहाँ पे बन रही है, तो सब यार मतलब जनता के विकास के लिए काम करो, जनता की भलाई के लिए काम करो, जो दबे कुचले डाउन ट्रोडन हैं उनकी लाइफ का स्टैंडर्ड ऊपर करने के लिए काम करो। देखो जैसे बोलते हैं ना कि आदमी की बॉडी होती है, अगर आपकी बॉडी में कोई पार्ट बहुत कमज़ोर है, कोई पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी बॉडी को एक क्या कह सकते हैं उसको कि मतलब पूरा मजबूत उसको नहीं कह सकते। तो उसी तरह से करके क्या है कि भारत के अंदर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सारे जातियों के लोग रहते हैं, कई समाज यहाँ पे रहते हैं। तो अगर एक समाज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया फाइनेंशियली, सोशली, इस तरह से करके, और दूसरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, तो आप जो है देश का वो एक मतलब संपूर्ण विकास उसको नहीं कह सकते हो। ये जो अमीर गरीबी की खाई है इसको पाटने का काम करना होगा, है नहीं। और सोशली जो एक दूसरे को थोड़ा सा
ऊपर नीचे वाला भाव है उसको भी कम करने की कोशिश करनी होगी। कुल मिलाकर के जनता सब जानती है, जो व्यक्ति एज ए चीफ मिनिस्टर या जो पार्टी जिस तरह का काम करती है, तो आने वाले टाइम में उसको उस तरह का परिणाम जो है वो जनता दिखाने का काम करती है। इसलिए जो है उम्मीद करते हैं कि दोनों ही राज्यों में जो नवगठित सरकार होगी वो पूरे प्रदेश को एक साथ चलाने का और सबका जो है मतलब जिसको कह सकते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करने का काम करेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। और आपने लास्ट तक इस वीडियो को वॉच किया तो आपका भी धन्यवाद। और इस संबंध में आपकी यदि कोई राय है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप भी जो है अपनी राय कमेंट करके बताना, तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी लगेगा कि यार यस, आप भी एक्टिवली जो है मतलब चैनल पे तो जुड़े हुए हो ही, साथ ही साथ आप जो है क्या देश के अंदर, क्या दुनिया के अंदर, क्या प्रदेश के अंदर हो रहा है उस पर नज़र रखते हो। और ये बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, क्या चल रहा है इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी जागरूकता का पता चलेगा अगर आप कमेंट करके बताओगे। तो जो भी आप बताना चाहो फ्रीली, यहाँ पे हम किसी पार्टी या किसी गठबंधन की बुराई करने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे हैं, बल्कि हमने ये वीडियो जो शूट किया है वो सिर्फ न्यूट्रल होके, है नी, न्यूट्रल होके एक पॉलिटिकल एनालिसिस करने के लिए, एक रिव्यू करने के लिए किया है। तो आप भी कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच।